साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि आपके हर एक शिफ्ट में इकोसिस्टम, फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल से सवाल पूछे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इस तीनों ही टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये सेशन आप सबों के लिए काफी उपयोगी है। साथ ही ध्यान में रखिएगा इस सेशन का जो आपका पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम, फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल। ध्यान रखना आप सभी कि इकोसिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या आप इसको पारितंत्र भी कह सकते हो। और मेरे मित्र, फूड चेन आप सभी कहेंगे आहार श्रृंखला, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका ट्रॉपिक लेवल है इसको हम लोग पोषी स्तर बोलते हैं। अब ध्यान देना कि आपके एनसीईआरटी बुक में ये जो तीनों ही टॉपिक हैं ये कहां पढ़ना है? तो मेरे मित्र, आपके एनसीईआरटी बुक में आवर इन्वायरमेंट नाम का चैप्टर है, यानी कि हमारा पर्यावरण नाम का चैप्टर है। उस हमारे पर्यावरण चैप्टर में आपको मेरे मित्र इस तीनों ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है। और जैसा कि आप सबों को मालूम है, हर बार के तरह सवाल रेलवे केवल एनसीईआरटी से पूछ रहा है, तो मेरे मित्र हम लोग इस तीनों टॉपिक का रिविजन भी सर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये कि गुरुजी पहले तो हमें ये बताओ कि ये पारितंत्र क्या है, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान रखना कि आपके आसपास में बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब आप कह सकते हो कि मिट्टी, वायु, जल, ये सभी चीजें दिखाई पड़ती है। आप कहते हैं ऐसा क्या है इसमें नया, ये तो प्रकृति में है, तो बात खत्म है। मेरे मित्र बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखना होगा ये कि आपके आसपास में जो पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु, या फिर आप कह सकते हो जो अन्य भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर आपको दिखाई पड़ता है, जैसे कि मिट्टी हो गया, या फिर आपका जल हो गया, या फिर आपका वायु हो गया, ये सब आपस में मिलकर के क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, मतलब अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिससे कि हमारा प्रकृति संतुलन में रहता है। और मेरे मित्र, इसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि पारितंत्र, इकोसिस्टम मतलब क्या है? हमारे चारों ओर का परिवेश। अब हमारे चारों ओर आप देखो नजर घुमा करके, तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखेंगे, बड़ा पौधा दिखेगा, छोटा जीव चींटी दिखेगा, बड़ा जीव हाथी दिखेगा, बहुत सारे आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, अलग अलग फैक्टर्स आपको नजर आएंगे। तो ये सब क्या है? हमारा पारितंत्र है, इकोसिस्टम है। और मेरे मित्र, ये जितने भी आप अपने आसपास में चीजों देखते हो, ये सब बेकार में नहीं है। ये सब के सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, अन्योन्य क्रिया होती है, और इसी वजह से आपको भोजन मिलता है, आपको ऊर्जा मिलता है, आपको मतलब अलग अलग चीजें जो आपकी जरूरत की होती है वो आपको मिलती है। तो मेरे मित्र, हमारे कहने का मतलब ये है, और एनसीईआरटी के कहने का मतलब ये है कि पारितंत्र, इकोसिस्टम, हमारे आसपास में जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मिल रहे हैं, ये सब मिल करके पारितंत्र का निर्माण करते हैं। क्यों निर्माण करते हैं? इसीलिए कि प्रकृति संतुलन में बना रहे। अब जो हमारा पारितंत्र बन रहा है उसमें आपने देखा होगा, हमने कई बार नाम लिया है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ताप, मिट्टी, मतलब जल, इन सभी चीजों का। तो क्या हमारा पारितंत्र इसी से बना है? बिल्कुल मेरे मित्र, आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। और मेरे मित्र, दूसरा हमारा क्या है? अजैविक घटक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट। तो पहला चीज पारितंत्र, आप सभी कहेंगे हमारे चारों ओर के परिवेश में मौजूद जीव जंतु, पेड़ पौधे सब पारितंत्र हैं। अब आपके चारों ओर जो चीजें मौजूद है उसमें दो चीजें होगी, या तो एक में जान होगी या दूसरा निर्जीव होगा। एक जान होगी और दूसरा बेजान होगा। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान रखना कि जिसमें भी जान होगा, आप कहेंगे सर वो या तो पौधा होगा या फिर जंतु होगा। दैट मीन्स जब भी हम अपने इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि सर ऑल द ग्रीन प्लांट्स, या वैसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो जंतु हैं, ये सब मिलकर के क्या करेंगे? हमारे पारितंत्र का, हमारे पर्यावरण का, आप कह सकते हो बायोटिक कंपोनेंट का निर्माण करेंगे। लेकिन मेरे मित्र, इसके इतर अगर हम लोग जाएंगे तो अजैविक घटक की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? आप कहेंगे सर बेजान होगी। और जब ये बेजान होगा तो मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे? ये जो ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, खनिज, मृदा माने मिट्टी,
तो ये सब क्या है, आप कहेंगे अजैविक घटक है। मेरे मित्र याद रखना, इसको हम लोग भौतिक कारक भी कहते हैं, यानी कि फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं। तो कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पर्यावरण का अजैविक घटक है, तो आपके ऑप्शन में ये सब रहेगा। या फिर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से भौतिक कारक पर्यावरण के या पारितंत्र के अजैविक घटक हैं, तो आप सभी कहेंगे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज। अब मेरे मित्र ये ध्यान रखना कि आपके आसपास में जो चीजें दिखती है वो या तो प्रकृति से संतुलन प्राप्त होती है या फिर कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। और इसी आधार पर हम सभी क्या कहते हैं सर, पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मेरे मित्र नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ कि सर कोई बड़ा सा जंगल है, तो उसमें उस जंगल में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे से लेकर के बड़े बड़े पौधे होंगे, छोटे छोटे जीव से लेकर के बड़े बड़े जीव होंगे। अब जो बड़े पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे, बड़े जीव, छोटे जीव, ये सभी होंगे उस जंगल में, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। जो जंतु जंगल में रह रहे होंगे उसकी सारी जरूरतों का पूर्ति सर वो जंगल कर रहा होगा। तो मेरे मित्र जंगल आपके द्वारा तो बनाया गया नहीं है। आप सभी कहेंगे सर इसीलिए जो हमारा जंगल है, वन जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर जो तालाब होती है उसमें भी सर जो जलीय जीव रहते हैं वो आश्रय लेते हैं। जो झील है ये सब क्या है, तो सर ये सब प्राकृतिक पारितंत्र है, नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन मेरे मित्र जब आप बड़े आदमी बन जाते हो, नौकरी कर लेते हो, आपको रेलवे में क्वार्टर मिलती है, तो आपके क्वार्टर के आगे में थोड़ा सा क्या होता है, जगह भी होता है। शादी होगा, बाल बच्चा होगा, चला क्या करोगे, वहां गार्डन लगाओगे, बगीचा लगाओगे, छोटे छोटे पौधे फूल के या कोई जो मौसमी नींबू वगैरह का है, मिर्ची वगैरह आप लगाओगे। तो ये जो आप गार्डन लगा रहे हो, बगीचा लगा रहे हो, ये एग्जैक्टली आपके द्वारा एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है वहां पे। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं सर, जो बगीचा है ये क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। यहीं पे हम लोग खेत में कुछ बोते हैं, धान बो दो, गेहूं बो दो, मक्का बो दो, तो मेरे मित्र उस धान गेहूं में पूरे में भी आप पाएंगे कि छोटे छोटे जीव सरवाइव कर रहे होते हैं। तो जो हमारे द्वारा खेत है या जो बगीचा है ये सब क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है। तो पारितंत्र आप कहेंगे दो प्रकार के, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। क्लियर है ये चीज? अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि पूरा का पूरा मर्म क्या है इस इकोसिस्टम का। सर पूरा का पूरा मर्म इकोसिस्टम का ये है कि सर ये जो हमारे आसपास के परिवेश हैं, इस परिवेश में जो पेड़ पौधे हैं वो मेरे मित्र प्रकाश संश्लेषी हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। लेकिन जो अन्य जीव जंतु हैं, क्योंकि आपका ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है कि हम सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं और इसीलिए हम लोग विषमपोषी हैं। तो मेरे मित्र आपको ये जब मालूम है कि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर डिपेंड होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा वन है या फिर ये जो तालाब है, झील है, बगीचा है, खेत है, इसमें पेड़ पौधे होंगे और जंतु भी होंगे। तो पेड़ पौधे और जंतु के बीच में ये ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा? पेड़ पौधे तो अपना जीवन निर्वाह प्रकाश संश्लेषण से कर लेंगे ऑटोमेटिकली। कहीं पे भी पेड़ पौधा है, उसको भगवान ने ऐसा तकनीक दे दिया है कि सूर्य का प्रकाश मिला, मिट्टी में तो है ये है, बारिश हो ही जा रहा है, उसका भोजन बन जाएगा। लेकिन जो जंतु होंगे वो कैसे रहेंगे? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि हमारे प्रकृति में संतुलन पारितंत्र से बना हुआ है और इसीलिए क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है ये सभी जीव जंतु का ख्याल रखता है, सभी जीव जंतु का ख्याल रखता है। चूंकि मेरे मित्र जब हम लोग जीवन निर्वाह की बात करते हैं, मतलब आप लाइफ को कैसे सरवाइव करोगे, जब हम लोग जीवन निर्वाह की बात करते हैं तो हमारे पारितंत्र में मौजूद सभी जीव को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मेरे मित्र जीवन निर्वाह का मतलब क्या हुआ? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो दिन रात, आप वो स्टूडेंट हो, आप वो लोग हो, आप वो व्यक्ति हो जो 24 घंटे अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो कि हमें किसी भी तरीके से सफल होना है, हमें जॉब लेना है। सिलेक्शन होगी, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो मेरे मित्र आप में से कोई, आपके आसपास के कोई वैसे भी छात्र होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, जीवन भर गुलेलबाजी करना है, तो सर जीवन भर गुलेलबाजी चलते रहेगा। तो एक का जो जीवन निर्वाह होगा, एक का जो जीवन कटेगा वो अलग लेवल से कटेगा, दूसरे का जो जीवन कटेगा वो अलग लेवल से कटेगा। तो मेरे मित्र आप जीवन कैसे काटोगे ये आपके जीवन निर्वाह को दर्शाता है। लेकिन मेरे मित्र अगर आप एक बेसिक लेवल पे देखोगे, बायोलॉजिकली तौर पे देखोगे, तो जितने भी मानव हैं, पेड़ पौधे हैं, या फिर जो गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली,
ये सबको देख रहे हो, ये सब क्या है? जीव भी तो है। तो बायोलॉजिकली आपका जीवन निर्वाह कैसे होगा? इस स्तर पर जितने भी जीव हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला आपका प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक। भाई साहब, उत्पादक क्यों बोलते हैं? आप सबों को मालूम है कि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पादप पर निर्भर हैं, पौधे पर निर्भर है। तो मेरे मित्र, पौधा हम सबों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, और इसीलिए पौधा को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। और मेरे मित्र, जो हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से अपना पोषण या भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हुए? कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता हुए। क्या हुए? कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। अब हमारे उपभोग करने के उपरांत भी कुछ चीजें ऐसी होगी जो हमारे पर्यावरण में ऐसी ही रहेगा, उसको डिकम्पोज करने वाला कौन होगा? डिकम्पोजर यानी कि अपघटक। तो कोई भी जीव अपना जीवन निर्वाह करेगा, इस आधार पर उसको हम 3 श्रेणी में रख सकते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। प्रोड्यूसर, फिर आप क्या कहेंगे सर? कंज्यूमर, फिर आप क्या कहेंगे? डिकम्पोजर। अब मेरे मित्र, ये जो प्रोड्यूसर है इसको समझना बहुत आसान है कि सर जो प्रोड्यूसर है इसमें हम सभी ग्रीन पौधे को कह सकते हैं, या सभी पौधे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। जो अपघटक होंगे वो मेरे मित्र या तो जीवाणु होगा यानी कि बैक्टीरिया होगा, या फिर क्या होगा? आप कहेंगे फंजाई यानी कि कवक होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा? फंजाई यानी कि कवक। तो इसका तो क्षेत्र सीमित है, और ये जल्दी दिमाग में अट भी गया कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर बिलोंग्स टू द प्रोड्यूसर, ऑल द बैक्टीरिया एंड फंजाई आर बिलोंग्स टू द, आप सभी कहेंगे डिकम्पोजर। लेकिन सर ये जो उपभोक्ता है, तो मेरे मित्र ये जो कंज्यूमर है इसकी अपना एक कैटेगरी है। कंज्यूमर की अपना एक कैटेगरी है। जो उपभोक्ता जीव हैं मेरे मित्र, उसके पोषण के आधार पर, उसके पोषण के प्रकृति के आधार पर इसको हम लोग क्या करते हैं सर? 4 श्रेणी में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो केवल पेड़ पौधा खाता है, आप कहेंगे हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी होगा। दूसरा वो जो मेरे मित्र जीव जंतु को खाएगा, मांसाहारी होगा। तीसरा वो जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाएगा, आप कहेंगे सर्वाहारी। और चौथा वो जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहेगा, पैरासाइट यानी कि परजीवी कहलाएगा। तो मेरे मित्र, उपभोक्ता को हम लोग कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 4 कैटेगरीज में, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। अब ये जो मेरे मित्र आप जीवन का निर्वाह देख रहे हो, इस जीवन निर्वाह में आपको इतना चीज तो क्लियर हो रहा होगा कि सर शाकाहारी जो होगा वो पेड़ पौधा को खाएगा, और जब मांसाहारी होगा वो जीव जंतु को खाएगा, और जो सर्वाहारी होगा सर वो दुन्नू को खाएगा। तो एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, एक जीव दूसरे जीव को खाएगा। जैसे आप कहते हो हम सर साग रोटी खा रहे हैं, तो कौन सा जीव हत्या कर रहे हैं? पेड़ पौधा खा रहे हो ना, वो भी तो हम लोग जंतु की कैटेगरी में ही रखते हैं। पादप है उसकी कैरेक्टर, लेकिन जान तो है उसमें। जीव भले ही ना हो, फरफरा भले ही ना रहा हो, लेकिन जान तो है। तो मेरे मित्र, हमारे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे पारितंत्र में ये जो जीवों की कैटेगरी है, ये सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को खाते रहते हैं। और ये जो एक दूसरे को खाते रहते हैं ना, यही खाना इसका फूड चेन यानी कि आहार श्रृंखला बन जाता है। मतलब ये हुआ कि पारितंत्र में एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे? मेरे मित्रों, आप सभी ध्यान दो कि अगर हम आहार श्रृंखला की बात करेंगे तो आपके एग्जाम में 3 तरह के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। पहला चीज, आहार श्रृंखला को परिभाषित कर लो, ज्यादा क्लियर रहेगा। क्या कि सर आप देख रहे हो कि ये पेड़ पौधा है और यहां पे ये हिरन है, ये क्या करेगा? आप कहेंगे सर इस पेड़ पौधा को खाएगा, इसको खाएगा। और मेरे मित्र, ये हिरन बहुत ज्यादा खुशी ना मनाए क्योंकि इसके लिए शेर बैठा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पेड़ पौधा, हिरन और ये शेर, ये इसको एक क्रम में व्यवस्थित कर दिए, जीवों का हम एक चैन बना दिए। तो आप सभी क्या कहेंगे कि इस चैन में हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधा को हिरन खाएगा, हिरन को इस शेर खाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को आहार के रूप में ग्रहण कर रहा हो, आहार श्रृंखला कहलाएगा। तो लिखिए इस चीज को कि जीवों की ऐसी श्रृंखला, जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को आहार के रूप में ग्रहण कर रहा हो,
आहार के रूप में, आहार के रूप में ग्रहण कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, क्या कहलाएगा? आप सभी कहेंगे आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहलाएगा। अब मेरे मित्र याद रखना, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यहां से आपके एग्जाम में 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सर 3 तरह के सवाल कैसे होंगे? मेरे मित्र ध्यान दो कि ये जो आपने देखा कि ये पेड़ पौधा को हिरण खा रहा है और हिरण को शेर खाएगा, तो मेरे मित्र ये आपको जंगल का आहार श्रृंखला है, वन का आहार श्रृंखला है। तो वन में आप कहेंगे कि सर उत्पादक को शाकाहारी खाता है और शाकाहारी को मांसाहारी खा जाता है। तो याद रखना ये चीज, ये डायग्राम कि सर जंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो जंगल में यानी कि ये जो आपका आहार श्रृंखला ये किसका है? वन का है। तो जंगल में आप सभी कहेंगे उत्पादक को शाकाहारी और शाकाहारी को मांसाहारी खा जाएगा। अब मेरे मित्र अगर हम घास के मैदान की बात करें, घास के मैदान की बात करें जहां पे पूरा घास ही घास नजर आ रहा हो, तो आप कहेंगे घास के मैदान में घास हमारा उत्पादक होगा। उत्पादक को आप कहेंगे सर टिड्डा खाएगा और टिड्डा को मेढक खा जाएगा, मेढक को सांप खा जाएगा और सांप को आप कहेंगे सर ये गिद्ध खा जाएगा। तो मेरे मित्र ये आपका घास के मैदान में है क्या? आहार श्रृंखला। मेरे मित्र अगर आपसे पूछ दे कि तालाब में कैसा होगा, तो जो जलीय पौधे होंगे आप सभी कहेंगे कि सर जो जलीय छोटे छोटे जीव होंगे वो खाएंगे उसको, और जो जल के छोटे छोटे जीव होंगे उसको मछली खा जाएगा और मछली को आप कहेंगे बगुला खा जाएगा। तो ये तीनों डायग्राम आप सभी ध्यान में रखना कि वन में आहार श्रृंखला कैसा है, फिर आपका जो तालाब है उसमें कैसा है, फिर जो घास का मैदान है उसमें कैसा है, ये तीनों आप याद रखेंगे। अब मेरे मित्र आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर एक पोषी स्तर का निर्माण करता है, प्रत्येक कड़ी एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। आप कहेंगे सर ये पोषी स्तर मतलब ये हुआ कि यहां पे इस उत्पादक को ये शाकाहारी खा जा रहा है और इस शाकाहारी को ये मांसाहारी खा जा रहा है। तो मेरे मित्र ये जो प्रत्येक कड़ी है वो अपने आप में एक पोषी स्तर का निर्माण कर रहा है, ट्रॉफिक लेवल का निर्माण कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो पोषी स्तर के बारे में यानी कि ट्रॉफिक लेवल के बारे में क्या, कि आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी एक पोषी स्तर का निर्माण करता है, प्रत्येक कड़ी एक पोषी स्तर का निर्माण करता है, पोषी स्तर का निर्माण करता है। ये बात आप सभी ध्यान में रखेंगे मेरे मित्रों, ठीक है। अब पोषी स्तर कितने प्रकार के, तो आ जाइए मेरे मित्र, ये आपका पोषी स्तर ट्रॉफिक लेवल है। ध्यान देना कि सबसे नीचे कौन है? उत्पादक, यानी कि इसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो याद रखना इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम पोषी स्तर मेरे मित्र। उसके बाद कौन है? तो आप सभी कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, ये दूसरे नंबर पे है, इसको हम लोग द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं। तीसरे नंबर पर द्वितीय उपभोक्ता, इसको हम लोग तृतीयक पोषी स्तर कहते हैं। और ये आपके चौथे नंबर पे क्या है? तृतीयक उपभोक्ता, इसको हम लोग चतुर्थ पोषी स्तर कहते हैं, चतुर्थ पोषी स्तर कहते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी कि उत्पादक आप सभी कहेंगे पौधा को बोला जा रहा है गुरुजी, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करेगा, और इसके बाद जितने भी उपभोक्ता हैं ये सब आप सभी कहेंगे उत्पादक पर डिपेंड होंगे। तो मेरे मित्र उत्पादक को जो खाने वाला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। और ध्यान रखना ये किस स्तर पर है? द्वितीय पोषी स्तर पर। अब ये बताओ कि जो घास खाएगा, जो पेड़ पौधा खाएगा उसको क्या बोलेंगे मेरे मित्र? शाकाहारी। तो जो आपका द्वितीय उपभोक्ता है वो क्या है? आप सभी याद रखना शाकाहारी हैं। क्या है? शाकाहारी होते हैं। और जो द्वितीय पोषी स्तर पर पाए जाने वाले जीव या प्राथमिक उपभोक्ता उसको क्या कहेंगे? सर शाकाहारी। और मेरे मित्र ये जो द्वितीय उपभोक्ता है ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाएगा और पेड़ पौधा को भी खाएगा। और मेरे मित्र इसीलिए जो तृतीय पोषी स्तर पर जीव होते हैं अर्थात जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? छोटे मांसाहारी। क्या कहते हैं इसको? छोटे मांसाहारी, छोटे मांसाहारी। और मेरे मित्र जो तृतीय उपभोक्ता यानी कि चतुर्थ पोषी स्तर पर होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़े मांसाहारी। क्या कहते हैं? बड़े मांसाहारी। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना क्या, कि जो पोषी स्तर है वो 4। प्रथम पोषी स्तर पर आप कहेंगे उत्पादक,
सर द्वितीय पोषी स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी कहलाएंगे, तृतीयक पोषी स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता जो क्या कहलाएंगे, आप सभी कहेंगे छोटे मांसाहारी, और चतुर्थ पोषी स्तर पर आप कहेंगे सर चतुर्थ पोषी स्तर पर तृतीयक उपभोक्ता होगा जो क्या कहलाएंगे, बड़े मांसाहारी कहलाएंगे। अब मेरे मित्र जब आप ट्रॉपिक लेवल को समझ लेते हो तो बस ये लाइन ध्यान में रखना कि ये जो उत्पादक आपके लिए भोजन बना रहा है ये एक्चुअली में सोलर एनर्जी से भोजन बना रहा है। तो याद रखना कि स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। मतलब टोटल सोलर एनर्जी का पौधा केवल 1% ही किस में परिवर्तित कर पाता है, अपने भोजन में परिवर्तित कर पाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक पोषी स्तर पर, जैसे कि शाकाहारी पेड़ पौधा को खाया तो उसको जो ऊर्जा मिलेगी, और उस जो मान लो कि यहां पे आप बकरी है, ठीक है, बकरी इसको खा लिया, अब मेरे में तो बकरा है इसको खा लिया, बकरा आप सभी कहेंगे लोग भी खाता है तो बकरा को लोग खाएगा, तो मेरे मित्र बकरा जो पेड़ पौधा को खाया तो उसको केवल 10% ऊर्जा मिला। अब जो आप खाओगे सर इस तरह से वो 10% घटते चला जाएगा ऊपर, और वही चीज कहा जा रहा है कि जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। मतलब जब शाकाहारी के द्वारा हरे पौधे को खाया जाता है तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है, और कहा जा रहा है कुछ मात्रा का उपयोग पाचन विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है, और खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, और प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाता है। मतलब उत्पादक को कोई खाएगा तो इसको 10% ऊर्जा मिलेगा, फिर इसको खाएगा तो इसको 10% मिलेगा, आगे ये इसी तरीके से चलते चला जाता है। मेरे मित्र नेक्स्ट ध्यान में रखना आप सभी कि जो आपका पोषी स्तर है उसमें उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या सबसे सर्वाधिक होती है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि पोषी स्तर के किस स्तर पे जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, आप कहेंगे निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। यह बात भी ध्यान में रखेंगे। अब जब आप ट्रॉपिक लेवल समझ लिए तो यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो, आहार जाल का। आहार जाल अलग चीज है और आहार श्रृंखला अलग चीज है। आहार श्रृंखला में क्या होता है, तो मेरे मित्र आप देख रहे हैं कि सर जंतुओं जीवों का एक श्रृंखला होता है, यहां पे आपको एक जाल जैसी श्रृंखला दिखेगी। मेरे मित्र याद रखना क्या कि सर जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, और शाखान्वित श्रृंखलाओं का जो जाल होता है उसको हम लोग आहार जाल कहते हैं। आप क्या कहेंगे आहार जाल के बारे में कि सर जीवों के मध्य जो आहार संबंध होता है वो ब्रांचेज वाला होता है, मतलब शाखा वाला होता है, और ये जो शाखान्वित श्रृंखला है यही क्या कहलाता है, हमारा आहार जाल कहलाता है। मेरे मित्र ये शाखा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पेड़ पौधा है, ठीक है, इसको टिड्डा वगैरह खाएगा, टिड्डा को मछली खा जाएगा, मछली को बगुला खा जाएगा, ठीक है, अब यही बगुला मेढक को खा जाएगा, अब मेढक यहाँ पे टिड्डा को खा जाएगा। मेरे मित्र ये जो सांप है ये मतलब इसको कबूतर, सांप कबूतर को खा जाएगा, मेढक को खा जाएगा, तो ये पूरा एक जाल बना लेगा। जंतुओं के मध्य में क्या होता है सर, आहार संबंध जो होते हैं वो ब्रांचेज होते हैं, और इसी ब्रांचेज कनेक्शन को हम लोग आहार जाल कहते हैं। अब याद रखना कि ये जो आहार जाल है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, और मेरे मित्र इसका मतलब क्या हुआ समझो यहां पे कि ये देखो, मेनली हम आपको ये समझाने के लिए इस स्क्रीनशॉट को यहां पे लगाए थे, और आपको ये याद रखना है कि आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। जैसे आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहां पे ये सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट, और यहां पे ये आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है, उत्पादक है, और यहां आपका सर शाकाहारी है, और ये मांसाहारी है, और ये शीर्ष मांसाहारी है। बड़े मांसाहारी को शीर्ष मांसाहारी बोला गया। तो मेरे मित्र सौर ऊर्जा से सर प्रकाश किसको मिल रहा है, उत्पादक को मिल रहा है। उत्पादक अपना भोजन बनाया, पूरा हिस्ट पुष्ट हो गया, अपना सरवाइव कर रहा है। अब इसको जो खाएगा शाकाहारी उसको ऊर्जा मिलेगा, और मेरे मित्र शाकाहारी को जो खाएगा मांसाहारी उसको ऊर्जा मिलेगा, और मांसाहारी को जो खाएगा शीर्ष मांसाहारी उसको ऊर्जा मिलेगा। ये ऊर्जा से रिटर्न नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सर जो पौधे हैं वो सूर्य को फिर से प्रकाश ऊर्जा दे पाएंगे, या फिर जो पौधे को खाए हुए जीव है वो फिर से पौधे को ऊर्जा रिटर्न कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि आहार जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, एक दिशिक होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। ये बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। और ध्यान दीजिए, अगर इतनी सी बातें आपको मालूम है तो इकोसिस्टम,
फूड चेन ट्रॉपिक लेवल से पूछे जाने वाले सवालों पर अधिकार आपका होगा। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखना, आप अगर रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी सवाल एनसीईआरटी से आ रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उसके लाइन से उठाए जा रहे हैं। तो मेरे मित्र एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। और आप सभी की सुविधा के लिए अपना जो एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच लाइन बाय लाइन डिस्कशन था सर, उसकी फी को आप सबों की सुविधा के लिए केवल और केवल 299 कर दिया है। तो अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए सर एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की पूरे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मेरे मित्र एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में इनरोलमेंट कीजिए। ध्यान रखना, बैच से संबंधित जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप में से कोई भी छात्र ये सोच रहे हैं कि गुरुजी एनसीईआरटी थ्योरी कर लेंगे, प्रैक्टिस कैसे होगा, मेरे मित्र बिल्कुल सोचना जायज है आपका, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लिए और प्रैक्टिस किए ही नहीं तो आप सीधे एग्जाम हॉल जा रहे हैं तो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन के साथ रेलवे 2024 से लेकर के अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी क्वेश्चन का चैप्टर वाइज एनालिसिस करें साइंस का, तो आप मिशन सिलेक्शन बैच से जुड़िए। और इस बैच का भी फी मैंने आप सबों की सुविधा के लिए केवल और केवल 499 कर दिया है। बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर भी मिलेगा और बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। बहरहाल उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपके पूरे इन्वायरमेंट का एक रिवीजन करवाया होगा। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करेंगे कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।